गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। आज हम लोग ड्यूटीज देखेंगे, देन हम लोग लाइबिलिटीज देखेंगे, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है वो देखेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ठीक है फॉर्म। आज हमको इतना सब कुछ देखना है। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर में सेक्शन 9, ठीक है, सेक्शन 9 इस सेक्शन में दिया हुआ है। सेक्शन 9 कहता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की। जनरल ड्यूटीज क्या होती है पार्टनर की? सबसे पहले तो उनको ट्रू एंड फेयर अकाउंट मेंटेन करके रखना, ठीक है, ये ज़रूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उनको क्या रखना चाहिए, जो उनका बिजनेस है, बिजनेस और अपने जो पार्टनर्स है उनके प्रति उनको क्या रहना चाहिए, ऑनेस्टी रहनी चाहिए, ठीक है, अपने अकाउंट को क्लियरली मेंटेन करके रखना है। ये सारी सब चीज़ें किसमें आ जाती है, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। और जो भी है उनको जो भी लॉसेस, अगर बिजनेस को कोई भी लॉसेस होते तो वो क्या करे, उसका इंडेमनीफाई करे, ठीक है, और प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके रखें। ये सारी सब चीज़ें किसमें आ जाएंगी, जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। देन आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बोलता है टू इंडेमनीफाई फ्रॉम द फ्रॉड। अगर कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी लॉसेस होते हैं किसको, उनके बिजनेस को, उनके पार्टनरशिप को, तो वो क्या करेंगे, इसके लायबल कौन होगा, इसके लायबल होंगे कौन, पार्टनर्स, ठीक है, वो इक्वली लायबल होंगे। जैसे भी उनके शेयर्स है उसके हिसाब से क्या होंगे, वो लोग क्या होंगे, लायबल होंगे इन सब चीज़ों के लिए। जो भी अगर कोई फ्रॉड होता है या फिर कुछ भी लॉसेस होते हैं उन सब चीज़ों के लिए। देन सेक्शन 13F कहता है टू इंडेमनीफाई फॉर द विलफुल निगलेक्ट्स, ठीक है। विलफुल निगलेक्ट्स ये कहता है कि इसमें भी अगर कोई भी चीज़ें ऐसी होती है जो इंटेंशनली क्या होता है, निगलेक्ट की जाती है, बिजनेस को जो क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है या इन फ्यूचर नुकसान, तो उसके लिए भी क्या होंगे, पार्टनर्स क्या होंगे, लायबल होंगे उससे क्या करने के लिए, इंडेमनीफाई करने के लिए। देन सेक्शन आ जाता है 12B, ठीक है, 12B एंड सेक्शन 13A। ये कहता है टू अटेंड ड्यूटी डिलीजेंटली विदाउट रेमुनरेशन, ठीक है। रेमुनरेशन का मतलब रेमुनरेशन के बारे में नहीं सोचना है, बस हमें क्या करना है, उस बिजनेस को क्या करना है, अच्छे से उसकी ड्यूटीज को हमें अच्छे से बिजनेस के जो पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, अच्छे से उसको कैरी आउट करते रहेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। रेमुनरेशन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, ये क्या आ जाती है, ड्यूटीज में आ जाता है। देन सेक्शन 13B बोलता है टू शेयर अ लॉसेस। वही एग्जैक्टली कि अगर कोई भी लॉस, प्रॉफिट आएगा तो ऑब्वियसली शेयर करेंगे, बट अगर लॉसेस आ जाएगा तो, ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या होता है, लॉसेस का ही होता है। तो लॉसेस आएगा तो भी क्या करना है, पार्टनर्स को उनके शेयर के हिसाब से क्या करना है, उसे उन लॉसेस को भी क्या करना है, बियर करना है और उसको क्या करना है, अपने बिजनेस को अच्छे से कैरी आउट करना है। देन सेक्शन 16A कहता है टू अकाउंट फॉर एनी प्रॉफिट, ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो भी क्या होंगे, वो इक्वली लायबल होंगे अकॉर्डिंग टू उनके शेयर्स के हिसाब से क्या होंगे, उनको उस प्रॉफिट में भी उनको क्या मिलेगा, उनका शेयर्स मिलेगा। क्लियर है? देन सेक्शन 16B कह रहा है टू अकाउंट एंड पे फॉर प्रॉफिट ऑफ अ कॉम्पिटिंग फॉर बिजनेस, ठीक है, अगर बिजनेस को अच्छे से रन करते हैं, अच्छे से चलाते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सब चीज़ों के लिए क्या होगा, वो इक्वली लायबल रहेंगे उस प्रॉफिट को बियर करने के लिए। एवरी पार्टनर शुड अकाउंट फॉर एनी बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टीज, ठीक है। अगर पार्टनर्स उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो ज़रूरी नहीं है दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। अगर लॉसेस हुआ है तो ऑब्वियसली उनको डिस्कस करना पड़ेगा, बट अगर प्रॉफिट होता है तो ये क्या है, इम्प्लाइड है कि वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। क्लियर है? Then one more thing is that the partner should not compete with the firm without the consent of the other partner. Any profit made by such unauthorized competition can be claimed by the firm. That means अगर कोई भी ऐसा बिजनेस ऐसा कुछ करते हैं वो लोग कि जो कहीं ना कहीं compete करता है उनके बिजनेस को,
ठीक है, कहीं भी लॉसेस की तरफ लेके जा रहा है या कुछ भी है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को उसके लिए डिस्कशन करना जरूरी है, ठीक है, उनका कंसेंट होना जरूरी है। क्लियर है? देन आ जाता है, ये होगी सारी ड्यूटीज। देन आता है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। लाइबिलिटीज क्या होंगी? लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक है, ये सेक्शन ये दिया हुआ है सेक्शन 25 में। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा फर्म के अपोजिट में ऐसी कोई भी एक्ट अगर होता है तो उन सब चीजों के लिए लाइबल होगा कौन? पार्टनर्स क्या होंगे? लाइबल होंगे, ठीक है। पार्टनर्स इज जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर ऑल द डेप्ट ऑफ द फर्म। उन्होंने उनके जो भी डेप्ट हैं उन सब चीजों के लिए क्या रहेंगे वो लोग? जॉइंटली एंड सेवरली क्या रहेंगे वो लोग? लाइबल रहेंगे। अगर उन्होंने कोई डेप्ट लिया है, ठीक है, कोई भी डेप्ट है उनके ऊपर, या फिर उन्होंने कोई लोन लिया है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए उसको पे करने के लिए क्या रहेंगे? पार्टनर्स क्या रहेंगे? लाइबल रहेंगे। किसमें दिया? सेक्शन 25 में। लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने, किसी एक पार्टनर, सपोज ए और बी कोई पार्टनर है, इसमें से ए बी सी कोई पार्टनर, इसमें से बी ने क्या किया? कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया बिजनेस में, ठीक है, कुछ तो भी घोटाला कर दिया, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं, उसका अफेक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस को जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ऐसा कुछ भी रॉन्गफुल कोई भी उन्होंने ऐसा एक्ट किया है तो क्या होगा? फर्म के लिए वो क्या रहेंगे? लाइबल रहेंगे, वो उसे पे करने के लिए, ठीक है। देन लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म, ये किसमें दिया है? सेक्शन 26 में। देन सेक्शन 27 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर अ मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। कोई भी मिस एप्लीकेशन, कुछ भी ऐसा कुछ किया है, इनकमिंग पार्टनर इज लाइबल ओनली फॉर द मिस एप्लीकेशन का मतलब होगा, देखो, अ पार्टनर इज लाइबल टू कंपनसेट द फर्म फॉर एनी लॉसेस ऑकर्ड बाय वर्चुअल ऑफ हिज विलिंगफुल नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट। मिस एप्लीकेशन मीन्स मिसकंडक्ट। उन्होंने कुछ तो भी ऐसा कोई तो काम किया है जिसके वजह से क्या हो गया? बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉसेस हो रहा है। उन्होंने सही तरीके से उस काम को पूरा नहीं किया। सपोज एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सपोज ये कोई तो एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, बिजनेस की, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी थी, ये सबकी जॉइंटली प्रॉपर्टी थी। अब क्या किया? किसी एक पार्टनर ने, कोई ए पार्टनर था, ए बी सी ऐसे 3 पार्टनर थे। ए पार्टनर ने क्या किया? उसको प्रॉपर्टी को खुद के पर्सनल यूज के लिए उसने बेच दिया, ठीक है। अब क्या वो पर्सनल यूज के लिए बेच सकता है? नहीं। तो ये थी किसकी? पूरे फर्म की थी, वो जॉइंटली थी, है ना, कोई एक उसके लिए लाइबल नहीं था, कोई भी एक उसे यूज नहीं कर सकता था। बट उसने क्या किया? उस चीज को मिसकंडक्ट किया, मिस एप्लीकेशन किया उस प्रॉपर्टी का। तो इस टाइम पे क्या होगा? ए पूरी तरीके से लाइबल होगा उस चीज को रीपे करने के लिए, किसको? फर्म को। अब समझ में आया? ठीक है, तो ये सारी है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। देन आता है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में ये पार्टनरशिप डिवाइड की गई है 2 पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, किसका? ड्यूरेशन के हिसाब से, और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। इस एक्सटेंट ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस कितने तरीके से फैला हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर। तो ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप एट विल। ड्यूरेशन में आ जाता है पार्टनरशिप एट विल, ओके। एंड देन आ जाता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, ठीक है, एक फिक्स पीरियड के लिए। ड्यूरेशन मतलब पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या होता है? जब तक कि वो चाहें तब तक कि उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं वो लोग? कैरी कर सकते हैं, मतलब उस पार्टनरशिप को वो लोग क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं एट विल, उनकी इच्छा से। बट पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड के लिए मतलब अगर एक स्पेसिफिक काम अगर उनका हो गया, ठीक है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अगर 2 पर्सन क्या हुए हैं,
एक जगह आए हैं, ए और बी ये 2 पर्सन थे, इन्होंने सोचा कि हमें ये वाली बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप क्या किया, एक फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई। अगर ये बिल्डिंग खड़ी हो गई उसके बाद में ये दोनों का क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन के हिसाब से हो गया। देन आ जाता है ऑन बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ बिजनेस। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी काम के लिए अगर कोई पार्टनरशिप की गई है, स्पेसिफिक किसी काम के लिए अगर कोई पार्टनरशिप की गई है तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएंगे किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए। देन आ जाए जनरल पार्टनरशिप, मतलब उन्होंने जनरली ही अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई पार्टनरशिप की है, उसमें सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, जनरल पार्टनरशिप के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? देन आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या जरूरी रहता है, नेम ऑफ द फॉर्म क्या होना चाहिए वो, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस, ठीक है, प्लेस क्या है उस बिजनेस को, उस फॉर्म को चलाने के लिए उस प्लेस का एड्रेस रहना जरूरी है। एक तो उस जो भी आप पार्टनरशिप फॉर्म खोल रहे हैं उसका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है, उसका प्लेस होना चाहिए, नेम ऑफ द अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है, कोई और अगर बिजनेस कोई और जगह पे और से बिजनेस क्या हुआ है, कैरी इन्हें बढ़ाया गया है तो उसका भी एड्रेस उसमें रहना चाहिए, ठीक है, नेम इन फुल एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स के पूरे नाम, ठीक है, पार्टनर्स के क्या के ये पार्टनर है, ठीक है, ये यहाँ रहता है, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, अब जो भी उसका आइडेंटिटी प्रूफ होंगी वो सारी सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पे लगती हैं। डेट ऑन विच वेरियस पार्टनर ज्वाइन द फॉर्म, ठीक है, कब उन सब पार्टनर्स ने क्या किया था, ज्वाइन किया था फॉर्म को, डेट जब से उन्होंने ज्वाइन किया था वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहती। देन द ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, कि ये जो फॉर्म है ये कितने टाइम के लिए है, ये पार्टनरशिप एट विल है क्या, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड है, कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, या फिर क्या है, जनरल पार्टनरशिप है। समझ में आया? तो वो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ अ फॉर्म, क्या ड्यूरेशन है, ये 1 ईयर के लिए है, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, स्पेसिफिक किसी कंस्ट्रक्शन के लिए है, ठीक है, स्पेसिफिक किसी जॉब के लिए है, स्पेसिफिकली किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, व्हाटएवर, ठीक है, या फिर जनरल है, ये सारी चीजें किस में मेंशन की जाती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में। देन पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये अग्रीमेंट है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में ऑफ अ फर्म, दैट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप डीड ऐसी होती है, ये क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है, किसके बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में, कि इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, दी हुई रहती है, कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए तुम रेडी हो तो तुम इसके लिए क्या हो, पार्टनरशिप में आ सकते हो, यहाँ पे सिग्नेचर। तो ये क्या होता है, ये होता है पार्टनरशिप डेट। मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप डेट इज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है जो किसके बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है, फर्म के जो पार्टनर है, पर्टिकुलर फर्म के जो पार्टनर उनके बीच में होता है। इसमें क्या दिया रहता है, इसमें दिया रहता है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उस पार्टनरशिप को ज्वाइन करने के लिए, और उन पार्टनर्स के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी वो सारी दी रहती। इट स्पेसिफाई द वेरियस टर्म्स सच एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या होगा, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन तो बोला है, बट वो टर्म्स एंड कंडीशन में क्या इंक्लूड करता है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा उनका, ठीक है, सैलरी कितनी होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उन्होंने कैपिटल लेके आए हैं उसमें उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ड्रॉइंग्स कितनी होंगी, दैट मीन्स वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं, अगर क्यों न्यू पार्टनर्स कोई आ रहा है तो उसका एडमिशन कैसा होगा, ये सारी चीजें ETC, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द क्लैरिटी टू द पार्टनर्स, किसके लिए, किसकी क्लैरिफिकेशन के लिए होता है ये पार्टनर्स के बीच में, कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो कि यार आपने तो ऐसा नहीं कहा था, वैसा तो नहीं कहा था, ये स्पेसिफिकली पूरा पार्टनरशिप डीड में दिया होता है, ठीक है। देन आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये भी डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, डिसोल्यूशन विदाउट द कोर्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे जो कोर्ट ऑर्डर नहीं देती, जब पार्टनर सिर्फ खुद के हिसाब से या फिर जिसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो किस में दिया है, सेक्शन 42
43 में। देन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि ये पार्टनरशिप क्या हो जाएंगी, अब खत्म होना चाहिए, ठीक है, डिसॉल्व होना जरूरी है इस फॉर्म को, देन क्या हो जाता है, जब कोर्ट ऑर्डर देता है तो वो क्या हो जाएगा, सेक्शन 44 में आ जाएगा। अब जो है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इसमें फोर इसमें क्या क्या है, इसे डिवाइड किया गया है। इसमें कितने आते हैं सेक्शन, 4 सेक्शन आते हैं, दैट इज सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। पहला तो बाय एग्रीमेंट, मतलब उनके एग्रीमेंट में ही ऐसा दिया हुआ है कि इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो पार्टनरशिप क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। ये द डिसोल्यूशन ऑकर व्हेन द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियसली मेड, ठीक है, उन्होंने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में क्या हो जाएंगी, ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएंगी। या फिर अगर ऐसा नहीं भी हो तो सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, सपोज ए बी सी ऐसे 3 पार्टनर है, ये तीनों अग्री करते हैं कि ये बिजनेस नहीं चल सकता, तो ये इनका क्या है, अग्रीमेंट की उनकी हिसाब से अगर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, सेक्शन 40 में, ठीक है, बाय एग्रीमेंट। देन कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या होता है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स बट वन आर इंसॉल्वेंट, ठीक है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या हो जाता है, अगर फर्म के पास में या पार्टनर्स के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस को चला सके, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, उनके पास कोई चॉइस बचेगी नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन उस फर्म का हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ऑल पार्टनर देन व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, ठीक है, किसी गलत तरीके से चल रहा है, इलीगल है, तो उस टाइप पे क्या हो जाएगा, ये कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगा। किस में दिया हो, सेक्शन 41 में। देन आ जाता है सेक्शन 42, बोलता है ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टन कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी मतलब एक ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाना कि जिसमें क्या हो रहा है कि फॉर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, जैसे एक्सपायरी ऑफ टर्म्स ऑफ फिक्स्ड, क्या हो रहा है उसमें कि वो जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। एक तो वो होगा कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर ऑफ अंडरटेकिंग, जो भी उस बिजनेस के लिए सपोज कोई जो बिजनेसेस चलते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होते हैं, बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब क्या हो जाएगा, अब इस पीरियड के बाद में, अभी तक तो हम प्रॉफिट गेन कर रहे थे, बट अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि हाँ तो हम प्रॉफिट गेन कर दे, बट अब यहाँ पे आके अब ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद ये प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता, ये बिजनेस क्या हो जाएगा, लॉस में चले, तो ये इसी स्टेज पे क्या कर देते हैं, उसको बंद करने का डिसीजन ले लेते हैं या फिर डिसॉल्व करने का डिसीजन ले, तो ये क्या हो गई, उनको सडनली ऐसा लगा कि अब ये बिजनेस नहीं चल सकता, अब यहाँ से लॉसेस होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। किस बेसिस पे, सेक्शन 42 के हिसाब से। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर्स थे इसमें, ठीक है, अब इसमें से क्या हो गई, बी की डेथ हो गई, तो अब ए ही बचा है, अब ए की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अकेले उस बिजनेस को कैरी आउट कर सके, ठीक है, पार्टनरशिप होती क्या है, मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो अगर ए ही बचता है तो उसमें वो तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, वो अकेले ही चला रहा है, तो पार्टनरशिप केस में आएगा क्या, नहीं, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 42 के अंदर, क्योंकि क्या हो गया, सडनली बी की डेथ हो गई, दैट इज अ सडन कॉन्टिजेंसी आ गई उसमें। देन कोई पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, दैट मीन्स अब वो उस बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर सकता, जैसे इसमें बी, ए और बी के इसमें सपोज बी फिर से इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, वो नहीं कर सकता, तो ए के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अब ए इतना लायबल नहीं है कि वो बिजनेस को क्या कर सके, चला सके, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। देन सेक्शन 43 कहता है बाय नोटिस, अब क्या हो गया, नोटिस आ गया, ठीक है, where the partners at will, the firm may dissolve at any time by the any partners giving the notice in the return in the intention to dissolve। कोई अगर नोटिस, कोई भी पार्टनर अगर नोटिस देता है, ठीक है, कि अब इस बिजनेस को नहीं चलाना है हमको, हमें इसे यही डिसॉल्व कर देना है, तो अगर कोई पार्टनर्स नोटिस देता है कि इसे हम कैरी आउट नहीं कर सकते, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, तभी वो डिसॉल्व टेक प्लेस फ्रॉम द मेंशन इन द नोटिस, नोटिस में दिए उन्होंने कहा है कि हम इस बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर सकते, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा,
ये डिसोल्यूशन हो जाएगा, किसका, फर्म का। समझ में आया। विदाउट कोर्ट में ये सारी कंडीशन, विदाउट कोर्ट अगर होती है तो ये सारी कंडीशन होती है बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में दिया होगा तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर फिक्स पीरियड के लिए है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, कोई अनलॉफुल हो रहा है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, अनलॉफुल बिजनेस अगर कैरी आउट करे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग, अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, जो उन्होंने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए कहा था बट अब वो बिजनेस वो नहीं कर सकते, सडनली कुछ हो जाता है, एनीथिंग, ठीक है, जो भी कॉन्टिजेंसी होती है उसमें अगर कोई भी ये रीजंस आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेक्शन 42 में दिया। बाय नोटिस, अगर कोई पार्टनर्स क्या दे रहा है, नोटिस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा फॉर्म। देन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट मतलब अगर कोई पार्टनर्स क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड है, उससे अगर कोई ऐसा लगता है कि इसमें से एक पार्टनर क्या है, उसे जबरदस्ती, वो एक तो अनसाउंड माइंड है, सपोज बी अनसाउंड माइंड है और उसको भी पार्टनरशिप में ऐड कर दिया, तो क्या होगा, कोर्ट सीधा नोटिस दे देगा कि ये बिजनेस नहीं, ये फर्म नहीं चल सकता, ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा अगर वो परमानेंटली इनकैपेबल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है कि अगर वो परमानेंटली इनकैपेबल है उस बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, तो भी क्या देगा, कोर्ट उनको नोटिस दे देगा कि अब तुम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। उन्होंने कोई भी एक पार्टनर क्या होता है, अगर किसी भी बिजनेस को कैरी करने अच्छे से मिसकंडक्ट कर रहा है बिजनेस को, ठीक है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्टिंग अफेक्टिंग द बिजनेस, ठीक है, जो अफेक्ट करता है उनके बिजनेस को, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, किसके द्वारा, बाय कोर्ट के द्वारा। पार्टनर्स कमिटिंग द विलिंगफुल एंड persistent ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, अगर वो किसी एग्रीमेंट को, उनके एग्रीमेंट में जो भी दिया हुआ है उसको अगर वो लोग क्या करते थे, ब्रीच करते हैं, मीन्स तोड़ देते हैं, ठीक है, उसे वो नहीं मानते हैं या उसे तोड़ देते, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन होगा, किसके द्वारा, बाय कोर्ट के द्वारा। ठीक है, पार्टनर सेल एंड ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, ठीक है, अगर वो अपने इंटरेस्ट को किसी और को दे रहा है, ठीक है, या फिर अपने सेल कर रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे भी क्या होगा, कोर्ट उन्हें नोटिस दे देगा कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर है, ठीक है, तुम दो बिजनेस चला रहे हो एंड देन, या फिर तुम किसी दो बिजनेस को चला रहे हो, ठीक है, और वो अपना इंटरेस्ट और अपना जो भी क्या बोलते, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को बेच रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, उसे अनलॉफुल माना जाता है। अगर कोई पार्टनर आता है और वो प्रॉफिट के टाइम पे वो ये हो रहा है और लॉस वो सब चीज का बेयर नहीं कर रहा है, देन भी क्या हो जाएगा, वो पार्टनरशिप को क्या कर, डिसॉल्व कर देगा। दैट मीन्स व्हेन द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन द एक्सेप्शन एट अ लॉसेस, ठीक है, अगर लॉसेस ही लॉसेस हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होंगे, उसे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते उस बिजनेस को। Then the dissolution appear to the court to be just and equitable, ठीक है, जब भी कोर्ट को ऐसा लगेगा कि ये पार्टनरशिप फॉर्म या कैरी आउट इजी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, किसके द्वारा, बाय कोर्ट के द्वारा, और किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 44 में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें से यूनिट 3 चालू हो जाएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तब तक बाय एंड टेक केयर।